जब आप कुछ नया करने वाले होते हैं तो अक्सर देखा जाता है कि हम हमारी मान्यताओं के मुताबिक भगवान, देवी देवता आदि की पूजा करके ही कोई काम आगे बढ़ाते हैं। ये भी सच है कि हम भगवान को कुछ भेंट देने का भी कहते हैं। वेस्टर्न कंट्रीज में जनरली क्रिश्चियंस हैं और वहाँ भी यही प्रक्रिया होती है। बात इंटरेस्टिंग तब हो जाती है जब आप किसी दूसरी मान्यता के माध्यम में इनलाइटमेंट यानी प्रबोधन के लिए पहुंच जाएं, और वो भी हजारों मील दूर किसी दूसरे देश में। आज का वीडियो ऐसे ही एक भारतीय मंदिर और आश्रम पर आधारित है जहां यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के बड़े बिजनेस टाइकून आकर रह चुके हैं। यह आश्रम नीम करोली बाबा नामक साधु ने स्थापित किया था, जहां वेस्टर्न ट्रैवलर्स पिछले कई दशकों से आ रहे हैं। दोस्तों, दुनिया में कुछ मुख्य धर्म हैं और उसके अलावा सैकड़ों सेक्ट्स हैं। व्यक्तिगत रूप से आप किसी भी धर्म में पैदा हुए हों पर दूसरे धर्म को मान सकते हैं। सामान्य तौर पर लोकतांत्रिक देशों में तो दूसरे धर्मों को माना जा ही सकता है। हम शुरू करते हैं इस आश्रम के बारे में डिस्कशन से, और फिर हम इंडिया का दुनिया पर आध्यात्मिक असर भी देखेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आदर्श और स्वागत है आपका स्टडी IQ में। 2015 के सितंबर में जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी फेसबुक के फाउंडर मार्क जकरबर्ग से मिले तो मुख्यतः बातें सोशल मीडिया के पावर पर ही हुई। लेकिन इस बीच मार्क ने एक ऐसी हायर पावर का जिक्र किया जो उन्होंने इंडिया में एक मंदिर में महसूस की थी। ये 2015 से बहुत पहले 2008 में जब फेसबुक शुरू ही हो रहा था तब की बात थी। लेकिन मंदिर की जगह का नाम मेंशन नहीं किया गया, लेकिन कहा जाता है कि ये कैंची धाम आश्रम था। दोस्तों, कैंची धाम आश्रम भारत के उत्तराखंड में नैनीताल और अल्मोड़ा के बीच मौजूद है। ऐसा कहा जाता है कि जब फेसबुक शुरू ही हो रहा था तब एप्पल कंपनी के फाउंडर स्टीव जॉब्स ने मार्क जकरबर्ग से इस आश्रम में जाकर कुछ दिन बिताने को कहा। माना जाता है कि फेसबुक आज जिस ऊंचाई पर है उसमें इस आश्रम का मेजर रोल है। पिछले करीब 30 सालों में इस आश्रम ने बिग टेक टाइटन्स को चुपचाप अपनी तरफ खींचा है। यहाँ गूगल, एप्पल और ईबे जैसी कंपनी से जुड़े टाइकून्स रहने आए हैं। जब से ये सामने आया है कि कैंची धाम में मार्क जकरबर्ग रहकर जा चुके हैं, यहाँ आने वालों की संख्या 3 गुना तक बढ़ गई है। कई लोग तो इसे जकरबर्ग टेम्पल तक कहते हैं। भारत में आश्रमों और आध्यात्मिक केंद्रों की संख्या सैकड़ों पर है, पर पश्चिमी यात्रियों ने इतनी बड़ी मात्रा में कैंची धाम को कई दशकों से क्यों विजिट किया है? ये एक अहम सवाल है। कुछ कारणों पर चर्चा की जा सकती है, लेकिन अब भी ये एक मिस्ट्री है कि साधारण से आश्रम में ऐसा क्या है कि अमेरिकन टेक विजनरीज लगातार यहाँ आते रहते हैं। स्टीव जॉब्स, मार्क जकरबर्ग के साथ साथ गूगल के लैरी पेज और ईबे के को-फाउंडर जेफरी स्कॉल तक यहाँ रहकर जा चुके हैं। गूगल की फिलैंथ्रोपी डिवीजन के हेड लैरी ब्रिलियंट भी इस आश्रम में रह चुके हैं। ब्रिलियंट बताते हैं कि यहाँ भोजन, प्रार्थना और प्रेम का एक कॉम्बिनेशन काम करता है। यहाँ खुद को समझने और दुनिया को बदलने वाले आयामों पर फोकस है। श्रद्धालु ये भी कहते हैं कि कैंची का आकर्षण इस आश्रम के संस्थापक नीम करोली बाबा से जुड़ा हुआ है। नीम करोली बाबा एक साधु थे जो उत्तराखंड के पहाड़ों में मिड 20th सेंचुरी में रहने गए थे। कुछ वक्त तक वो गुफाओं में रहे और 1964 में यहाँ कैंची धाम बनवाया। एक छोटे कद के व्यक्ति जो शॉल में लिपटे रहते थे, नीम करोली बाबा जनरली एक पेडेस्टल पर बैठे रहते थे। उनकी फिलॉसफी साधारण थी कि सभी लोग एक हैं। यह आश्रम 3 मंदिरों, ऑफिसेज और साधारण सी रहने वाली जगहों का एक क्लस्टर है जो कोशी नदी की ट्रिब्यूटरी के झरनों के करीब स्थित है। यहाँ शांति, मेडिटेशन और सोशलाइजेशन चलता है। मार्क को इस ट्रिप के बारे में स्टीव जॉब्स ने बताया था। इंटरेस्टिंगली जॉब्स भी नीम करोली बाबा से नहीं मिल सके थे। स्टीव जॉब्स 1974 में इंडिया की ट्रिप पर थे। उस दौर में स्टीव ईस्टर्न स्पिरिचुअलिटी में अपनी रुचि बढ़ा रहे थे। उन्हें एक दोस्त ने एक गुरु के बारे में बताया। स्टीव जॉब्स के बायोग्राफर वॉल्टर इसैक्सन लिखते हैं, लेकिन जब तक जॉब्स इंडिया में कैंची आश्रम पहुंचे उन्हें पता चला कि नीम करोली बाबा का देहांत हो चुका था। बहरहाल स्टीव आश्रम में रहे, बाबा के बारे में पढ़ा और कुछ वक्त यहीं बिताया। दोस्तों, अपने कॉन्शियस यानी चेतना को बढ़ाना 1960s और 70s के हिप्पी काउंटर कल्चर से संबंधित है। इसके अलावा जॉब्स की तरह टेक जाइंट्स जिन्होंने कंप्यूटर्स और टेक्नोलॉजी की दुनिया में काम किया, उन्होंने भी चेतना पर मुख्य ध्यान दिया। स्टीव जॉब्स ने इस आश्रम और इंडिया में 7 महीने गुजारे और यहाँ से जाने के बाद ज़ेन बुद्धिज़्म को जीवन भर के लिए अपना लिया।
अब 4 दशकों बाद सिलिकॉन वैली की बड़ी कंपनीज माइंडफुल काउंसलर्स को काम पर रख रही है और डिजिटली डिस्ट्रैक्टेड एम्प्लॉयज के लिए मेडिटेशन रूम्स भी बनाए गए हैं। अब हम बात करते हैं इंडिया के फिलोसॉफिकल इम्पैक्ट की एक ग्लोबल लेवल पे। ये कहना कि आज दुनिया आपस में जुड़ी हुई है एक बड़ी ऊपरी और क्लीशे बात है। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ कि दुनिया आपस में इतनी छोटी लगती हो। आज आप कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जाएंगे तो इंडिया से हजारों मीलों दूर अर्जेंटीना में किसी की पोस्ट लाइक की जा सकती है। सोशल मीडिया कैंपेन्स अब किसी इंटरनेशनल बॉर्डर के मोहताज नहीं है। देशों के बीच का सफर और अपने आइडियाज का आदान प्रदान अब बहुत आसान हो चुका है। कोविड-19 पैंडेमिक की बात करें तो वैक्सीनेशन को लेकर पूरी दुनिया साथ काम कर रही है। हाँ, ये बात सही है कि हेल्थ, जॉब्स और डेथ्स पर दिक्कतें आती हैं, पर इनके हल भी निकाले जा सकते हैं और देश आपस में कोशिश कर भी रहे हैं कि इनके हल निकाले जाएं। इस तरह की धारणा, आपस में मिलकर रहना और इंटरकनेक्टेडनेस को इंडियन थिंकर्स पिछले 2000 सालों से रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। इंडियन फिलॉसफी ने दुनिया को महत्वपूर्ण और वक्त वक्त पर इंसाइट्स देकर वाइज डिसीजन लेने की ओर पुश किया है। 8th सेंचुरी के बुद्धिस्ट मॉन्क शांतिदेवा ने गाइड टू द अवेकेंड वे ऑफ लाइफ में जीवन के रास्ते पर इग्नोरेंस और सफरिंग से होते हुए स्पिरिचुअल लिबरेशन की बात कही है। हिंदू स्क्रिप्चर भगवद गीता, जो 400 BC से 200 BC के बीच लिखी गई, लिटरेचर की दुनिया में एक क्लासिक स्थान रखती है। हालांकि गीता में ग्रेट वॉरियर अर्जुन और उनके दोस्त और स्पिरिचुअल एडवाइजर भगवान कृष्णा के बीच की बातें हैं, लेकिन गीता हमें ये भी बताती है कि कैसे किसी व्यक्ति के एक्शंस स्पिरिचुअल फ्रीडम का रास्ता बना सकते हैं। इन टेक्स्ट के साथ साथ कई और ग्रंथ और फिलॉसफीज हैं जो दुनिया में आज भी रेजोनेट करती हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि वेस्टर्न कल्चर को इंडियन फिलॉसफी ने बहुत प्रभावित किया है और पहले से करती आई है। तो दोस्तों, ये थी कहानी इंडिया के एक ऐसे आश्रम की जिसने सालों से बिग टेक टाइटन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया है। इस पूरे मुद्दे को लेकर आपका क्या ओपिनियन है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।